हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। द डेविल्स वाइफ पार्ट 2 चैप्टर 11 धोखा। राम सीता राय को यहाँ देख पहले ही बहुत हैरान थे और अब उनकी बातें सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। उनके किया कराए पर पानी जो फिर गया था, वह अपना गुस्सा यहाँ निकाल भी नहीं सकते थे। जानते थे कि इससे उनका कोई फायदा नहीं होगा तो बस उनका नुकसान ही। इसलिए वह शांति और उदासीन आवाज में बोले, मैं जानता हूं उस समय मेरी गलती थी, इसलिए मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूं। वे उठे और रुद्र के पास आए और उनका हाथ पकड़ते हुए बोले, बेटा अपने पिता को माफ कर दो, कम से कम एक मौका तो दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, बस एक बार मेरे लिए घर तो चलो। रुद्र जी उनकी बात सुनते हुए बोले, आपको क्या लगता है आप किस तरीके से सब ठीक करेंगे? क्या आप मुझे मेरी माँ वापस ला कर देंगे? क्या आप मेरे बच्चों की जिंदगी से वो दुख भरे पलों को ठीक कर पाएंगे? क्या आप वो समय वापस ला पाएंगे? मुझे बताएं आप किस तरह ये सब ठीक करने वाले हैं। राम बेटा, हमें पता है हमने जो भी किया गलत किया। उस समय तुम्हें तुम्हारी माँ के बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। मैं सब अपनी गलती मानता हूँ, पर जो बीत गया मैं तो क्या यहाँ कोई भी उसे वापस नहीं ला सकता। पर बेटा जो भी आप बोलेंगे मैं वह करने को तैयार हूँ, बस एक बार आप बोले तो सही। रुद्र बोले, सोच लीजिए, जो बोलूंगा वह करने को तैयार है आप? राम बिना किसी हिचकिचाहट के बोले, हाँ बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें घर लाने को, तुम्हारी माफी पाने को, कुछ भी करने को तैयार हूं, आप एक बार बोले। रुद्र जी ठीक है, अगर आपने वह किया तो मैं आपके साथ आपके घर चलूंगा और आपको माफ भी कर दूंगा। अगर आपने वैसा नहीं किया तो आप भूल ही जाएगा कि मैं कभी आपके घर आऊंगा या कभी आपको माफ करूंगा, और इसके बाद फिर कभी आप मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाएंगे। राम इस बार थोड़ा हिचकिचाए पर फिर थोड़ा सोचते हुए बोले, ठीक है मैं तैयार हूं, तुम जो भी बोलोगे मैं उसे जरूर पूरा करने की कोशिश करूंगा। रुद्र अभी भी आप कोशिश ही करेंगे? आपको सच में मुझसे माफी ही चाहिए ना, या मेरे पास ऐसा कुछ है जो के लिए बहुत कीमती है? राम रुद्र की बात सुनकर सकपका से गए और फिर अपने चेहरे पर वही उदासीन भाव से बोले, है सही कहा तुमने, मुझे कुछ चाहिए तुमसे। वे कुछ देर रुकते हुए दोबारा बोले, मुझे तुमसे माफी ही तो चाहिए बेटा, और मैं तुमसे क्या ही मांग सकता हूँ? मुझे अपनी गलत का एहसास है, इसीलिए तो मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। मानता हूँ थोड़ा समय लगा समझने में, पर बेटा गलती इंसान से ही तो होती है। मैं तुम्हारी माफी को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, जो भी तुम चाहो मुझसे मांग लो, मैं वह तुम्हें दूंगा। रुद्र तो ठीक है, आपको मुझसे माफी ही चाहिए तो आपको अभी इसी वक्त अपनी पत्नी को डाइवोर्स देना होगा और साथ ही अपने सभी बच्चों को भी छोड़ना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपको माफ भी कर दूंगा और आपके साथ कहीं भी रहने को तैयार हो जाऊंगा। वे अपनी बात खत्म कर डेविल स्माइल के साथ अपने सामने बैठे राम श्रीवास्तव को देखने लगे। वह जानते थे उसके पिता कभी भी यह बात तो नहीं मानेंगे और उनके लिए तो वह कभी भी उस औरत को, अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। राम रुद्र की बात सुनकर तो गुस्से से पागल ही हो गए और अपने ही इरादे को भी भूल गया और गुस्से से चलाते हुए बोले, नालायक बेहुदा लड़के, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात को मान लूंगा? वह तुम्हारी भी माँ है, सोतली ही सही पर माँ है तुम्हारी। रुद्र हंसते हुए, मुझे पता था कि आप मेरे लिए कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, पर आपने उस औरत लिए मुझे, मेरी माँ को बिना कुछ सोचे समझे छोड़ दिया। ये तक कि मेरी माँ आपके सामने गिड़गिड़ाती रही, ये तक कि उनकी मौत तक अपने और उस नीच औरत ने मिलकर मेरी को सालों तक टॉर्चर किया। आप दोनों ने मिलाकर मेरी को जीते जी मर डाला और अब आपको इतनी आसानी से माफी भी चाहिए? फिर वो थोड़ा रुककर गुस्से से बोले, आपने ही कहा था ना आप मेरी माफी के लिए कुछ भी करेंगे, पर आप ये भी नहीं कर पाए तो आप मेरी माफी के काबिल ही कब हुए? अरे आप जैसा बाप होने से अच्छा ही होता है कि आप होते ही नहीं, और मुझे आपके जैसे पिता की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। और हाँ, आप अपनी उस रखेल को बेशक शौक से अपनी पत्नी कहे, पर गलती से भी उस बजलन औरत को मेरी माँ की जगह देने की कोशिश मत कीजिएगा। अरे वो औरत तो सौतेली माँ कहलाने लायक भी नहीं है। राम अनिकेत की तरफ देखते हुए, मैंने तुम्हारे बाप को अपनी बात समझाने की बहुत कोशिश की, पर शायद वो कुछ समझना ही नहीं चाहता। बेटा तुम जवान हो, तुम तो समझ सकते हो, तुम अपने पिता को समझाओ और जल्द से जल्द घर वापस आ जाओ, इसी में सबकी भलाई है। अनिकेत जो अब तक शांत था, वह खड़ा हुआ और बोला, आप होते ही कौन है? जब मैं छोटा था तभी से मैंने आपको नहीं देखा, मैं नहीं जानता आप सच में कौन है, और वैसे भी आपने मेरे लिए किया ही क्या है?
और किस हक से आप मुझे बेटा बोल रहे हैं? जिस तरह से मेरे पापा के लिए उनके पापा मर चुके हैं, मेरे लिए भी आप मर चुके हैं, आप कोई नहीं होते मेरे। और रही बात जवानी की, तो माफ कीजिएगा, मैं आपकी तरह निहायती बेशर्म गिरा हुआ आदमी नहीं हूं। मुझे मेरे हद पता है, मैं कभी भी अपनी लिमिट क्रॉस कर किसी को भी इतना बड़ा धोखा और दुख नहीं दूंगा, खासकर आपकी तरह तो कभी नहीं। जितना जल्दी हो सके आप इस घर से बाहर निकले। अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो जिस तरह से हम रह रहे हैं, हम बहुत खुश हैं। और आपने सुन ही लिया होगा, मेरी बहन का रिश्ता रोहन राय द ग्रेट बिजनेस टायकून के साथ हुआ है, तो अब आपको तो हमारी चिंता करने की जरूरत ही नहीं, आप आराम से अपनी जिंदगी बताएं। राम अपनी छड़ी गुस्से से पटक खड़े हुए और बोले, तुम भी अपने बाप की तरह नालायक हो। तुम्हें मैंने कितने समझाने की कोशिश की, पर तुम भी समझने को तैयार नहीं। तो ठीक है, मैं भी देखता हूं कि तुम्हारी मदद कौन करता है। और रही बात रोहन राय की, तो इसको तो खुद ही नहीं पता इसका बाप कहाँ है और उसने क्या क्या गुल खिलाए हैं। इससे पहले कि राम कुछ बोल पाता, वहां खड़ी सीता दादी उनके ऊपर गुस्से से गरजते हुए बोली, मेरा बेटा जहां कहीं भी है, उसने तुम्हारी तरह तो कुछ गलत नहीं किया होगा। और रही बात मेरे पोते की, तो मेरा पोता इस काबिल है कि तुम्हारी कंपनी को एक ही बार में गिरा सके। तो अपनी औकात में रहो और निकलो यहां से। और तुम तो बहुत अच्छे से जानते हो मुझे कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। राम दादी माँ की बात सुनकर एक नज़र सबकी तरफ देखे गुस्से से अपनी छड़ी के सहारे जाने लगे। बाहर निकलने से पहले वे पीछे मुड़ दोबारा बोले, अनिकेत तुम ठंडे दिमाग से एक बार फिर सोचना इस बारे में, बाकी तुम्हारी मर्जी। और वहां से चले गए। राम के जाते ही पूरे घर में शांति सी बिखर गई। तभी सुनीता जी शांति तोड़ते हुए सीता जी के गले लगकर बोली, मामा हमने आपको बहुत याद किया। कुछ देर ऐसे ही गले लगने के बाद सीता दादी ने उन्हें सीधा खड़ा किया और सामने खड़े रुद्र जी के पास गए और अपनी छड़ी से उनको पीटते हुए बोली, तुम नालायक लड़के, तुम्हें मैंने बोला था कि तुम जहां भी जाओ हमारे कांटेक्ट में रहना, पर तुमको तो किसी की सुननी ही नहीं है। उनकी आवाज अब रुंध सी गई थी। तभी रुद्र जी उनके गले लगे हुए बोले, हमें माफ करें माँ, आप तो जानती ही हैं उस समय बहुत कुछ ऐसा हुआ था जिससे मैं बिखर गया था। मुझे समय चाहिए था खुद को संभालने के लिए और अपने आप को दोबारा से खड़ा करने के लिए, पर उन सब में इतना समय लग गया, हमें पता ही नहीं चला, हमें माफ करें। चैप्टर 12 मीरा रोहन की गर्लफ्रेंड। दादी माँ की आंखें नम और गुस्से लाल थी, और हो भी क्यों ना, कोई भी माँ अपने बच्चे से दूर रहा ही नहीं सकती, और यहाँ तो रुद्र की उन्हें कोई खरे खबर ही नहीं थी। दादी माँ गुस्से से रुद्र जी को अपनी छड़ी से मारते हुए बोली, तुम एक नालायक बच्चे हो जिसे अपनी ही पड़ी है शून्य। अपनी माँ के बारे में तुमने कुछ सोचा ही नहीं और यहाँ छुपा छुप कर रह रहे हो। और तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कि तुमने मुझसे मेरे ही पोता पोती को भी छुपाए रखा और चाहते हो कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर दूं। ना ना ना, बिल्कुल भी मैं ऐसे तुम्हें माफ नहीं करने वाली। मुझे तो पहले तुम्हारी हड्डी पसलियां तोड़कर एक करनी है, उसके बाद देखती हूँ कि तुम कैसे कहीं जाते हो। रुद्र, अरे माँ, पहले आप मुझे मारना तो बंद करें। देखें मेरे बच्चे भी अब शादी के लायक हो गए हैं, वह क्या ही सोचेंगे अपने बाप के बारे में। वैसे भी अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ और मेरी हड्डियाँ अब कमजोर हो गई हैं। इतना मारेंगे तो कहीं मैं मर ही ना जाऊं। अब आप मुझे मारना बंद करेंगे प्लीज, नहीं तो मैं अपनी बेटी की शादी आपके पोते से तो बिल्कुल नहीं करूंगा और ना ही आपसे अपनी बेटी को मिलवाऊंगा। सीता जी एक पल के लिए रुद्र की बात सुन रुक गई और घूरते हुए रुद्र को देखने लगी कि और गुस्से विफरते हुए बोली, तुम अभी भी नहीं सुधरी, रुको तुम, आज तो मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाए बिना मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी। और मैं भी तो देखूं तुम कैसे मेरी बच्ची को मुझसे नहीं मिलवाते और उसकी शादी मेरे पोते से नहीं करवाते। रुद्र सीता जी से बोले, भला मैं क्यों कराऊं अपनी बेटी की शादी आपके पोते से? कभी गौर से देखा भी क्या आपने पोते को? बिल्कुल किसी दानव जैसा है, चेहरे पर कोई भाव नहीं, हमेशा अपनी ऐसे ही चेहरे लिए रहता है। और कहाँ मेरी फूल सी प्यारी सी बेटी, कोल्ड स्वेट स्माइल। सीता जी, रुद्र दर तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे ही सामने मेरे पोते की बुराई, तुम्हें मेरा पोता दानव जैसा लगता है? जरा रुको जरा, मैं आज तुम्हें दानव क्या होता अच्छे से बाती हूँ, रुको रुको तुम। और दादी माँ अपनी छड़ी उठाए रुद्र जी के तरफ जाते हुए बोली। और वही रुद्र सुनीता से, अरे तुम क्या यहाँ खड़ी खड़ी हंस रही बचो भी अपने पति को? और रुद्र सुनीता के पीछे जा खड़े हुए। दादी माँ, रुको तुम सुनीता के पीछे क्यों छुप रहे हो? बाहर निकलो निकलो बाहर, इधर सामने आओ मेरे।
रुद्र जी और सीता जी को किसी बच्चे की तरह लड़ते देखे सभी हैरान थे, पर अभी भी कोई ऐसा था जिससे इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, और वो था रोहन, जो एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ वही बैठा सब देख रहा था। वह चुपचाप वही किसी मूर्ति की तरह बैठा ये सब देख रहा था। और इधर मीरा इन सब से अनजान कि उसकी शादी रोहन राय से तय हो गई है। वहीं मीरा रूम में शांति से बैठी हुई बाहर से आ रही आवाज को सुनकर हैरान थी। अपने पापा को इस तरह से चिल्लाता सुन वह अपनी हैरानी में ही अपने रूम से बाहर निकलकर नीचे ड्राइंग रूम की तरफ चल गई। मीरा जैसे ही नीचे आई, नीचे का नजारा देख उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। अपने पिता को किसी बच्चे की तरह अपने माँ के पीछे छुपे हुए और कोई बूढ़ी औरत उन्हें अपनी छड़ी से उन्हें मारने की कोशिश कर रही थी। यह नज़ारे को देख बुरी तरह से हंसने लगी। मीरा की हंसी सुन सब शांत हो गए। पूरे ड्राइंग रूम में बस मीरा की ही हंसी की आवाज गूंज रही थी। दादी माँ भी शांत खड़ी हो गई, पर उनकी पीठ मीरा के तरफ थी जिससे वह मीरा को नहीं देख पाए। मीरा हंसते हुए नीचे आए और अपने भाई अनिकेत के कंधे पर सर रखते हुए बोली, भाई ये क्या हो रहा है? पापा पापा को क्या हुआ? और यह कौन है और क्यों मार रही है पापा को? पापा मुझे। इससे आगे वो कुछ बोल पाती, उसकी नजरें रोहन की नजरों से टकरा गई। कुछ पल तो वह उसकी आंखों में ही खो गई कि तभी उसे अपने पापा की आवाज सुनाई दे, जिससे से वह अपने होश में आई। वह अब बिल्कुल शांत, जैसे उसे झटका सा लगा हो। वह डरी हुई अपने सामने बैठे रोहन को अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर देख रही थी। उससे समझ नहीं आ रहा था कि रोहन ये उसके घर क्या कर रहा है। एक पल उसे लगा कि कहीं कल रात जो भी हुआ वो सबको पता तो, या ये यहाँ सबको बताने तो नहीं आया। मीरा ये सब अभी अपने मन में सोच ही रही थी कि तभी किसके गले गलने से मीरा अपने सोच से बाहर आए कि तभी कुछ सुन उसके चेहरे पर परेशानी के साथ भी एक छोटी सी मुस्कुराहट थी। गले लगाने वाला और कोई नहीं, अमन था। अमन मीरा के गले लगते हुए बोला, मोटी कैसी है? मैं तुझे बहुत मिस किया। सबसे कावड़ तो तुझे ही मिस किया मैंने, और तुझे तो मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आई ना। देख मैं तेरी याद में यहाँ आ गया तुझे परेशान करने। अमन मीरा की नाक खींचते हुए आगे बोल, अब मैं तुझे बहुत परेशान करूंगा तो छोटी खरगोश। मीरा अमन की बात सुन स्माइल कर रही थी, पर डर के मारे मीरा से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। इधर मीरा को कुछ ना बोलते देख रुद्र, सुनीता, अनिकेत और अमन थोड़ा हैरान थे। अभी कोई कुछ बोलता इससे पहले ही दादी माँ मीरा को देखते हुआ थोड़ी हैरान और खुशी से बोली, ये तुम्हें ही हो? अब दादी माँ की बात सुन। मीरा की पूरी फैमिली दादी माँ और मीरा को अजीब नजरों से देख रही थी। इधर दादी माँ की खुश का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो सबको इग्नोर कार्य हुए मीरा के पास आए और खुशी खुशी मीरा का हाथ पकड़ सोफे पे बैठते हुए बोली, अच्छा तो तुम इस नालायक की बेटी ही। अच्छा ही हुआ कि तुम इसकी बेट हो, नहीं तो मुझे अपने पोते का ब्रेकअप करवाना पड़ता और मुझे यह अच्छा नहीं लगता। चलो कोई बात नहीं, अब तो सब ठीक हो गया बेटा। कल तुमसे हमारी अच्छे से मुलाकात नहीं हो पाई थी, मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता, और इस नालायक ने कल हमें तुमसे अच्छे से मिलने भी नहीं दिया। अच्छा वो छोड़ो, तुम अपना नाम तो बताओ बेटा। इधर दादी माँ की बातें सुने मीरा का बुरा हाल था, तो वही दादी माँ मीरा को वह देख सब कुछ भूल गई और मीरा से बातें करने लगी। और मीरा भी अपनी नजरें नीचे किया, धीमी आवाज में दादी माँ की किया सवालों का जवाब देने लगी। और वही खड़े सभी लोग काफी हैरान मीरा और दादी माँ को ही देख रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। सबके मन में काफी सवाल थे, पर समय की नजाकत को समझ सब चुपचाप मीरा और दादी माँ की बातें सुन रहे थे। सब खड़ अभी यह सोच ही रहे थे कि दादी माँ की आवाज आए। दादी माँ सुनीता से बोली, बहू क्या तुम भी सब कुछ भूल चुकी हो? तुम्हार सास घर आई है, तुमने तो खाने को छोड़ो, पानी के लिए भी नहीं पूछा। भूखा प्यासा मारने का इरादा है क्या? अगर ऐसा कोई इरादा है तो पहले ही बता दो बेटा जी। सुनीता, नहीं नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस हम अभी खाना लगते हैं, आप आए फ्रेश हो जाए। इतना बोल वे किचन में चली गई। उनके जाते ही दादी माँ अब अमन को देखकर बोली, काफी देर से उन्हें और मीरा को ही घूरे जा रहा था, क्या बरखुरदार कब से कुली का काम कर रहे हो? कोल्ड स्वेट स्माइल टीयर्स ऑफ जॉय। अमन उनकी बात सुन बोला, नहीं मैं कोई कुली नहीं हूँ, आपको कोई गलतफहमी हुई है। दादी माँ बोली, नहीं बेटा जी, अगर आप कुली नहीं हैं तो इतनी देर से बैग लेकर क्यों खड़े हो? क्या कंधों में दर्द नहीं हो रहा है? अमन उनकी बात सुन अपना मुंह बिगड़ते हुए बिना कुछ बोले अपने रूम की तरफ चला गया। फिर दादी रुद्र और अनिकेत की तरफ देखकर बोली, अब तुम दोनों को भी तुम्हारे काम बताने पड़ेंगे, दोनों बाप बेटे एक जैसे नालायक।
इतना सुन वे दोनों अपने हैरानी से बाहर आए और रुद्र जी धीरे से दादी माँ के बगल में बैठ गए और वही अनिकेत रोहन की तरफ देख बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इतना बोला वो अपने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डाल एरोगेंटली घर के पीछे बने छोटे से गार्डन में चला गया। इधर रोहन भी अनिकेत की बात सुन खड़ा हुआ और एक नज़र मीरा को देख अनिकेत के पीछे पीछे चल दिया। चैप्टर 13 अजीब सा सुकून। जैसे ही रुद्र जी दादी के पास बैठे, दादी माँ ने उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर दिया और वो मीरा से बातें करने लगी। काफी देर हो चुकी थी पर दादी माँ और मीरा की बात मानो जैसे खत्म ही नहीं हो रही थी और वहां रुद्र जी भी उनकी बातों को सुन सुनकर बोरे हो चुके थे। इधर अनिकेत और रोहन भी अपनी बात खत्म कर रूम में एंटर हुए। रुद्र जी की नजरें भी गार्डन से आते हुए रोहन और अनिकेत पर पड़ी। तभी रुद्र जी को कुछ देर पहले बोली गई दादी माँ की बातें याद आई। रुद्र जी रोहन पर नजरें गाड़ आए खड़े हुए और रोहन की आंखों में आंखें डाल बोले, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। और फिर वे एक नजर अनिकेत को देख गार्डन की तरफ जाने लगे। अनिकेत रुद्र जी का ऐसे देखना समझ गया और वह अभी बस बैठा ही था कि वह खड़ा हुआ और रुद्र जी के पीछे पीछे चलने लगा। पर रोहन को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया, वह बल्कि अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसी जगह जा बैठा जहां अभी रुद्र जी बैठे थे। और इधर रुद्र जी जो रूम से निकल ही चुके थे, उन एहसास हुए कि रोहन उनके साथ नहीं, तो वे पीछे मुड़ रोहन को देखने लगे। रोहन को ऐसा करता देख वह दोबारा अपने गुस्से से भरी आवाज में बोले, बेटा रोहन, मुझे तुमसे ही कुछ बात करनी है, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? रोहन ने अब भी कुछ नहीं बोला, बल्कि वो उल्टा चुपचाप वहीं बैठा रहा और पूरी तरह से रुद्र जी की बातों को इग्नोर कर दिया। इधर रुद्र जी को रोहन की हरकतों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर फिर भी वह अपने गुस्से को शांत कर दादी की तरफ देख दांत पीसते हुए बोले, माँ, क्या आपके पोते को कुछ सुनाई नहीं देता? मैं उससे कितनी प्यार से बोल रहा हूँ कि मुझे उससे कुछ बात करनी है, पर लगाता है जनाब के कानों तक जूं नहीं रेंग रहा। दादी माँ बोली, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुमने ही तो मेरे पोते को दानव और एक्सप्रेशनलेस कहा। अब बच्चा है, तुम उससे ऐसे बोलोगे तो उसे भी तो गुस्सा आएगा ही, वह भी तो अपना गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकालेगा ही। रुद्र, मैंने भी तो कुछ गलत नहीं कहा, अब जो है तो है। अगर आपके पोते को सच्चाई नहीं बर्दाश्त होती तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। दादी माँ, अच्छा सच्चाई एक, तुमने मेरे बच्चे को इतना कुछ कहा और उससे बिना माफी मांगे अपने रौब झाड़ते हुए उसे अपने पीछे आने के बोल रहे हो? तुम्हें इतनी सी भी शर्म नहीं आई कि तुमने अपनी होने वाले दामाद को क्या से क्या बोल दिया और अब तक तुमने उससे माफी भी नहीं मांगी और चाहते हो कि वह तुम्हारी बातें माने? अभी यह हाल है तो पता नहीं शादी के बाद मेरे बच्चे का क्या ही हाल करोगे? क्या तुम अपने सभी बच्चों के साथ ऐसा ही करते हो? फिर वे मीरा की तरफ देखते हुए बोली, तुम बताओ बेटा, क्या ये इसी तरह तुम सब पर अपना ही हुक्म चलाता है? तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं है, मैं यही हूं, तुम खुलकर बताओ। दादी माँ ये सब एक ही सांस में बोल गई। मीरा ना समझी में धीमी आवाज में बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत सोच रही हैं, हमारे पापा बहुत अच्छे हैं। दादी माँ बहुत प्यार से मीरा के सर पर हाथ फेरती हुई बोली, फिर ठीक है, पर अगर ये ऐसा कभी भी कुछ भी करता है तो मुझे बताना, मैं इसकी हड्डियां तोड़ दूंगी और बोलने लायक नहीं छोड़ूंगी। मीरा फटी आंखों से कभी दादी माँ तो कभी अपने पापा को देख रही थी और वही रुद्र जी को दादी माँ की बातें सुन उन्हें पसीना आने लगे। अब उन्हें खुद पर ही तरस आ रहा था। वह मन में बोले, पहले तो माँ और अब उनका पोता भी सब एक से बढ़कर एक है। तभी उन्हें कुछ पुरानी यादें याद आने लगी, जब तीनों दोस्त एक साथ इसी तरह दादी माँ से डांट खाते थे, पर तब अनीता किसी तरह दादी माँ के गुस्से से उन तीनों को बचा लेती थी। पुरानी बातों को याद कर उनकी आंखें नम हो गई। वे राजेश जी और राज को कोसते हुए बोले कि जिस दिन तुम दोनों मिलोगे तुम दोनों से इस समय का बदला लूंगा, और अपना पैर पटक हुए वह अपने रूम में चले गए। रुद्र को ऐसे गुस्से से जाते हुए देख दादी माँ ने रुद्र के आंखों में नमी को देख लिया और अब उन्हें सच बुरा लगा रहा था। वह खड़ी हुए और रुद्र की तरफ चलाते हुए बोली, अरे नालायक लड़के, रुक, कहाँ जा रहे हो? मेरी बात अभी खत्म हुई ही नहीं, रुको। पर रुद्र जी उनकी बातों को अनसुना कर अपने मन में ही बोले, जब से मिली है एक बार भी प्यार से बात नहीं की। अरे मेरी भी मजबूरी थी, पर नहीं, उन्हें तो मेरी कोई बात समझनी ही नहीं, तो अब मैं भी कुछ नहीं समझाने वाला। जो सोचना है सोचे वो, और वो घमंडी पड़ा, अभी तो शादी भी नहीं हुई है और अभी से ही मेरे ही बाप की तरह घमंड दिखा रहा है। ड्राइंग रूम में अब अनिकेत, मीरा और रोहन ही थे।
कोई कुछ बोलता कि तभी अनिकेत का फोन रिंग करने लगा। अनिकेत ने फोन पिक किया और एक नज़र मीरा को देख गार्डन की तरफ चला गया। अब कमरे में मीरा और रोहन ही थे। रोहन जब से गार्डन से आया था उसकी नजरें मीरा पर ही थी, वहीं मीरा ने एक नज़र भी रोहन की तरफ नहीं देखा। अनिकेत के बाहर जाते ही मीरा ने बिना रोहन की तरफ देख अपनी धीमी आवाज में बोली, आप यहाँ अपनी दादी के साथ क्या कर रहे? रोहन, घर को काफी अच्छे से सजाया हुआ है। रोहन ने मीरा के किया सवाल को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और अपनी आंखें रूम के चारों तरफ घुमा घुमा कर देखने लगा। रोहन की बात सुनकर मेरा रोहन को अपनी आंखें छोटी कर घूमते हुए थोड़े गुस्से से बोली, मेरे सवाल का तो यह जवाब नहीं हुआ। रोहन मीरा को बीच में ही उसकी बात काटते हुए उसकी तरफ उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, आप बचपन में बहुत ही क्यूटी थी। मीरा रोहन की बात सुनकर उससे वैसे ही गुस्से से घूरती रही। धीरे धीरे उसके गाल लाल होने लगे थे। रोहन आगे बोला, वैसे अभी भी आप सुंदर है, पर वह बात शायद अब नहीं रही। मीरा रोहन को घूरते हुए अपने दांतों को किटकिट आते हुए बोली, क्या आप मेरे सवाल का जवाब देंगे या? मीरा आगे कुछ बोल पाती कि रोहन का हाथ मीरा के चेहरे के बिल्कुल करीब था। रोहन ने धीरे से मीरा के गाल पर अपनी उंगली रखी। इधर मीरा को जैसे ही रोहन का स्पर्श महसूस हुआ उसका गुस्सा मानो शर्म में बदल गया। उसके गाल धीरे धीरे लाल होने लगे। वही रोहन अपने हाथ को मीरा के सामने करते हुए बोला, ये पलका आपके गालों पर था। वैसे मैंने सुना है और मेरी बहन का मानना है कि टूटे पलके को अपने हाथों पर रख आंखें बंद कर जो भी विश मांगी जाए वह पूरी होती है। मीरा को रोहन पर गुस्सा भी आ रहा था और उसे शर्म भी आ रही थी। मीरा ने एक नज़र रोहन के हाथ पर पड़े उस पलके को गुस्से से गोरा और वहां से उठकर जाने लगी। मीरा को ऐसे गुस्से से जाते देख रोहन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह भी एक बार अपने हाथ में पड़े पलके को देख अपनी जगह से खड़ा हुआ और मीरा के पीछे जाने लगा। इधर रुद्र जी के कमरे में रुद्र जी अपने कमरे में आए और गुस्से से बालकनी में जा बैठे। दादी माँ भी रुद्र जी के पीछे पीछे आ गई। रुद्र को बालकनी में शांति से बैठे देख वे कुछ देर वही कमरे के बाहर खड़ी रही। फिर गहरी सांस लेते हुए वह अपने कदमों को धीमा करते हुए अंदर आए और पीछे से रुद्र जी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अब आप अपनी माँ से नाराज हैं? रुद्र जी ने कुछ नहीं बोला, वह चुपचाप वहीं बैठे रहे। दादी माँ को रुद्र जी का क्यों चुप रहना अच्छा तो नहीं लगा, पर वहां रुद्र जी के बगल में आकर बैठे सामने की तरफ देखते हुए गंभीरता से बोली, तुम्हारी अंकल के जाने के बाद हमारे पास सिर्फ तुम तीनों ही तो थे, पर तुम तीनों भी मुझे छोड़कर चले गए। इतने दिनों से तुम मुझसे दूर रहे। तुम ही नहीं, राजेश और राज भी तुम तीनों के लिए जैसे हम कभी कुछ था ही नहीं। क्या हमारा इतना सा गुस्सा करने का भी हक नहीं? तुम तो चले गए, पर तुम्हें अंदाजा है क्या बीती होगी हम पर? कोई नहीं था हमारे पास जिससे हम अपना दर्द बांट सके, पर हमने खुद को और बच्चों को संभाल इतने समय से खुद को संभाले हुए हैं। अब तुम सालों बाद मिले हो, बस अब यही चाहते हैं कि हमारे दोनों बच्चे जहां कहीं भी हो सही सलामत हो और सही सलामत घर वापस आ जाएं। रुद्र जी उनका हाथ पकड़ते हुए दादी माँ के सामने घुटने के बल बैठ उनके गोद में सर रखते हुए बोले, नहीं माँ, आप कहने के लिए ही माँ नहीं है, आप हमारे अपनी माँ ही है। मानते हैं आपका खून नहीं है हम पर, आप हमारी अपनी माँ से भी बढ़कर है। याद है हमें जब भी रूठा करते थे, नाराज हुआ करते थे, आपके ही पास आते थे तो आपको छोड़ने की बात ही नहीं है। और रही आपका नाराज होना, आपका मारना, तो यह आपका हक है और जिंदगी भर यह आपका ही हक रहेगा। और रही आपको छोड़कर जाने की बात, तो उस समय हालात ही कुछ ऐसे थे कि हमें ना चाहते हुए भी आपको छोड़कर जाना पड़ा, सबसे दूर होना पड़ा। पर जो बीत गया उससे मैं वापस तो नहीं कर सकता, पर अब आने वाले कल को हम आपके लिए यादगार बना देंगे। हम अब आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। फिर मैं अपना चेहरा ऊपर कर मुंह बनाते हुए बोले, आप हमें अभी भी मार सकती हैं, पर थोड़ा समझी ना हमें। आप मेरे बच्चों के सामने मेरी इज्जत का फालूदा तो मत बनाएं। वह मुंह बनाते हुए बोले तो सीता जी को भी उन पर हंसी आ गई। वह उनका कान पकड़कर बोली, कभी नहीं सुधर सकते हैं आप, अब चले हमारे सामने से, उठिए चलो। रुद्र जी दादी माँ के दोनों हाथों को पकड़, आप तो हमें माफ कर दिया ना आपने? दादी माँ थोड़े गुस्से से बोली, बिल्कुल नहीं, जब तक आप हमें पूरी सच्चाई नहीं बता देते हम आपको माफ नहीं करेंगे। रुद्र जी आगे कुछ बोल पाते कि दादी माँ बोली, अनिकेत बेटा आप अंदर आ जाए, बाहर क्यों खड़े हैं आप? अनिकेत का नाम सुनते ही रुद्र जी झटके से खड़े हुए और अपने कपड़ों को झाड़कर दादी माँ के बगल में बैठ गए। अनिकेत जो काफी समय से बाहर खड़ा था अपना नाम सुन अंदर आ गया और सामने पड़ी चेयर पर बैठ गया।
उसकी बैठते ही दादी माँ बोली, आप दोनों मुझे सब अपने बारे में भी और जो भी पिछले कुछ सालों में हुआ वह सब कुछ बताएं। दादी माँ की बात सुनकर अनिकेत और रुद्र एक दूसरे को देखने लगे। फिर घर छोड़ने से लेकर मीरा तक की सारी बातें जो भी पिछले कुछ सालों में हुआ वह सब अनिकेत उन्हें बताने लगे। दादी माँ जैसे जैसे उनकी बातें सुनते गई उनकी आंखें गुस्से से लाल और नम हो गई। वही रुद्र जी ने उनके हाथों को कसकर पकड़ लिया। दादी माँ का शरीर गुस्से से बुरी तरह कांप रहा था, पर उन्होंने अपने आंसुओं को अपने अंदर ही रखा और किसी को भी अपनी आंखों की नमी को देखने का मौका भी नहीं दिया। इधर मीरा रोहन की हरकतों से परेशान हो गई थी। उसे रोहन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे अब समझ ही नहीं आ रहा था कि वह रोहन से कैसे बात करे, क्योंकि रोहन तो उसके किसी भी बातों का सीधा कोई जवाब ही नहीं दे रहा था और अब उसे रोहन से बात करना सच में बहुत मुश्किल काम लग रहा था। मीरा को डर भी था कि कहीं किसी को रोहन और उसके बीच बीती उस रात के बारे में पता न चल जाए। वह ये सब सोचते हुए चुपचाप आगे आगे चल रही थी और रोहन उसके पीछे पीछे। दोनों में बहुत गहरी शांति थी। इससे बेखबर मीरा अपने रूम में कब आई उसे पता ही नहीं चला। रोहन भी उसके पीछे उसके रूम में आ और उसके रूम का दरवाजा लगा दिया, पर मीरा अभी भी असमंजस ही कुछ सोचा जा रही थी। उसे होश ही नहीं था कि कब रोहन ने रूम का दरवाजा बंद कर दिया और कब उसके पास उसके सामने आ खड़ा हुआ। मीरा को रोहन अपने सामने खड़ा देखा, पर तब भी मीरा कुछ नहीं बोली। बस रोहन की उन गहरी काली आंखों में देख जैसी वह कहीं खोसी गई, वो खुद से ही बोली, आखिर कौन हो तुम? क्यों? आपके पास होने से हमें अजीब सा सुकून मिलता है। उस दिन हम तकलीफ में थे, हम होश में नहीं थे, पर जैसी ही आपकी बाहों में आए बहुत सुकून मिला, जैसी कोई दर्द कोई तकलीफ ना हो। ये क्यों हुआ हमें पता नहीं। चैप्टर 14 पहली किस। रोहन का भी यही हाल था। वह मीरा को अपने सामने इतने पास देख उसके और करीब जाने से खुद को रोक ना सका। उसकी नजरें मीरा के चेहरे से गर्दन से उसके होंठ पर पहुंचती हैं। वह मीरा को अपने करीब खींच लेता है। अब रोहन का एक हाथ मीरा की कमर पर और एक हाथ उसकी गर्दन को चलाते हुए होंठ तक पहुंचते हैं। वह धीरे से मीरा के होठों पर अपने होठों रख देता है। जैसे ही मीरा के होठों रोहन के होठों को स्पर्श करते हैं, रोहन की आंखें खुद पर खुद बंद हो जाती हैं। वह कुछ महसूस कर पाता कि तभी रोहन का फोन बज उठता है। फोन की आवाज से रोहन को जैसी होश आते हैं, वह खुद को मीरा के सामने खड़ा पाता है। वह ये सोचकर हैरान था कि वह मीरा के लिए क्या सोच रहा था, उसके दिमाग में ये सब क्या चल रहा था। वह झट से अपना सर झटकता है और फोन उठाकर एक नज़र मीरा की तरफ देख बाहर चला जाता है। वही मीरा को रोहन के बिना कुछ बोले दूर जाता देख उसकी आंखों में जैसे निराशा सी छा गई। वह खुद को ना चाहते हुए भी उदास हो गई। वह कुछ नहीं जानती थी कि वह उदास है, पर क्यों। रोहन के फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, बॉस हमने मिस्टर जॉन्स को पकड़ लिया है और उन्हें इंडिया ले आए हैं। रोहन ठीक है, मुझे सब कुछ वैसा ही चाहिए जैसे मैंने कहा था, और फोन रख देता है। वही रोहन के जाने के बाद निखिल भी अपने घर को निकल रहा था, तभी उसके पापा का कॉल आता है। निखिल अपने मन में ही क्या है अब इस खड़ूस बाप को मेरे, अब मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मुझे कॉल कर रहे हैं? छोड़ो पहले कॉल उठाओ, नहीं तो फिर इसके लिए भी सुनाएंगे। इतना बोलने के बाद ना चाहते हुए भी फोन उठाता है। वह कुछ बोलता, दूसरी तरफ से आवाज आती है, बेहुदा लड़के कहाँ हो तुम? जहां भी हो जल्द से जल्द ऑफिस आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है और मुझे तुम्हारी कोई बकवास सुनने नहीं है। जल्द से जल्द तुम मुझे ऑफिस में दिखा। इतना बोल निखिल की बिना बात सुने फोन रख देते हैं। निखिल अपने आप से ही अब क्या कर दिया मैंने, मैं तो यहाँ था भी नहीं, मैं तो लंदन गया था, अब इनको क्या हो गया है? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। छोड़ बेटा निखिल, अगर तू लेट हुआ ना तो तेरा बाप तुझे मार डालेगा। इतना बोल वह कार में बैठ और जितनी जल्दी हो सके अपने डेड के ऑफिस पहुंचते ही उनके पीए, जो कि हमारे अंशु के डेड हैं, पीए सुमित गुप्ता, उनके पास जाकर बोला, अंकल अगर आपको पता है मेरे खड़ूस बाप ने मुझे क्यों बुलाया है? सुमित बोले, नहीं बेटा चिंता करने की कोई बात नहीं है, उन्हें तुमसे कुछ काम है तो तुम जा सकते हो, अगर लेट तो जरूर डांट पड़ेगी तुम्हें। निखिल, अंकल आप भी चले ना, मुझे ना अकेले डर लग रहा है। सुमित जी हंसते हुए बोले, बेटा तुम ना बहुत नौटंकी हो, अच्छा अब चलो चलते हैं। फिर दोनों साथ में ही निखिल के डैड प्रकाश सिंह के केबिन की तरफ चल पड़ते हैं। वही प्रकाश सिंह के सामने एक लड़की बैठी हुई थी, उसका नाम रिया। जी हाँ, रिया वही लड़की जो अंशु और मीरा के साथ पढ़ती है। उसके साथ उसके डैड प्रवीण ज्योति भी थे। वह तीनों एक दूसरे से बहुत देर से बात कर रहे थे।
वहीं रिया बहुत नजाकत से अपना सर नीचे झुकाए किसी आज्ञाकारी बच्ची की तरह बैठे उन लोगों की बातों को सुन रहे थे। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था जैसे वह उनकी बातों से बोर या इरिटेट हो रही हो। वह तो बस यहाँ अपने पिता के कहने पर निखिल से मिलने और उसे अपने साथ शादी के लिए मनाने आई थी। तभी निखिल और सुमित गुप्ता दोनों साथ में अंदर आता है। निखिल सीधा अपने पापा से बोलता है, पापा आपने मुझे क्यों बुलाया? आपको पता भी है 3 दिन बाद माही का बर्थडे है। मुझे और रोहन को उसके बर्थडे के लिए काफी काम करना है। आपको ये भी पता होगा कि मैं अभी सिर्फ आधे घंटे पहले ही लंदन से आया हूँ, फिर भी आपने इतनी जल्दी में अपने ऑफिस बुला लिया क्यों? वह इतना सब अपनी एक ही सांस में बोल गया, इसलिए ध्यान नहीं दिया कि उसके पापा के सामने और कोई भी 2 लोग बैठे हैं। इधर जैसे ही रिया ने निखिल को अपने सामने देखा वह तो उसकी दीवानी सी हो गई। उसे बस निखिल ही देख रही थी, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसको आंखें जैसे निखिल पर ही जमी की गई हो। प्रकाश सिंह अभी निखिल को सबके सामने डांट नहीं सकते थे, इसलिए वह अपना गुस्सा को शांत कर बोले, बेटा निखिल मुझे पता है तुम्हें बहुत काम होता है और मुझे ये भी पता है तुम अभी लंदन से आया हो, पर बेटा मुझे तुम्हें कुछ लोगों से मिलना था इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। देखो तो इतना बोल वे खड़े हुए और सामने बैठी रिया के पास आकर बैठ गए। निखिल पीछे मुड़ते हुए बेरुखी से बोला, अगर आपके पास सच में कोई जरूरी काम नहीं है तो फिर मैं चलता हूँ, और रही बात इन लोगों से मिलने की तो आप ही मिले, मुझे इनसे मिलकर क्या ही करना। और रही बात इस लड़की की, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इस लड़की को पसंद कर शादी कर लूँ तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे कोई और पसंद है और मैं उसी से शादी करूंगा। मुझे बस 1 महीने चाहिए, मैं उस लड़की को मना लूंगा और फिर आपके सामने उस लड़की के साथ खड़ा मिलूंगा, पर इससे पहले 1 महीने तक मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। इतना बोलकर गुस्से से बाहर निकल गया। चैप्टर 15 आई लव योर जंगली बिल्ली। निखिल को गुस्से से जाता देख सब बहुत हैरान थे, सबसे ज्यादा तो प्रकाश जी और सुमित गुप्ता, क्योंकि आज से पहले निखिल में अपना गुस्सा करना तो दूर, स्पेशली प्रकाश जी के सामने तो उसने ऊंची आवाज में बोलने की हिम्मत भी नहीं हुई थी। वही रिया जो अब तक अपने और निखिल की शादी के सपने सजाए बैठी थी, उसका तो सपना जैसे चकनाचूर हो गया। उसने जब निखिल के मुंह से सुना कि वह किसी और से प्यार करता है तो मानो उसके दिल में मानो दर्द भरी एक टीस उठी जिसे वह सहन नहीं कर पा रही हो। वह वहां से भागकर बस रोना चाहती थी, पर वह सबके सामने ऐसा नहीं कर सकती थी। वहां चुपचाप बस किसी भूत की तरह जमकर बैठी रही, उसके चेहरे पर किसी भी तरह के एक्सप्रेशन नहीं थे। वही रिया के डैड को निखिल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर वह प्रकाश सिंह का बेटा नहीं होता तो सच में वह उसे वही मार डालता है, पर वैसा कुछ हो ही नहीं सकते थे। वह प्रकाश जी से बोलो, लगता है ये समय ये सब बात करने का नहीं है, हम लोगों को शायद अब चलना चाहिए, हम कभी और बात करते हैं। वह इतना कहाँ वहां से चले गए। उनके चले जाने के बाद प्रकाश सिंह होश में आते हुआ सुमित गुप्ता से पूछते हैं, क्या ये मेरा ही बेटा था ना? आज इसको क्या हुआ? इससे पहले भी तो 2 डेट पे जा चुका है, तो आज इसको क्या हुआ? सुमित गुप्ता प्रकाश सिंह के साइड बांटते हुए बोले, लगता है ये प्यार का बुखार था, लगता हमारे निखिल बेटा को सच्चा प्यार मिल ही गया। इधर निखिल गुस्से से ड्राइव करते हुआ सुमित गुप्ता के घर को निकल जाता है। उससे आज सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। वो चाहता था कि अभी के अभी वो अंशु से कैसे भी शादी कर ले। उसने ठान लिया आज कुछ भी क्यों ना करना पड़े, वो आज अंशु को मना कर ही रहेगा। जैसी ही निखिल सुमित गुप्ता के घर पहुंचा, अंशु अपने घर के बाहर किसी लड़के के गले मिल रही थी। वो बहुत खुश लग रही थी। ये सब देख जैसी निखिल के गुस्से को और भड़का दिया हो, वो बिना कुछ सोचे अंशु की तरफ बढ़ जाता है। इन सब से अनजान कि निखिल उसकी तरफ गुस्से आ रहा है। अंशु अभी भी उस लड़के के गले लगी हुई थी। निखिल अंशु के पास जाते ही अंशु को उस लड़के से दूर करते ही अंशु को अपने करीब कर अपनी एक हाथ से अंशु का एक हाथ उसकी कमर से लगाए और दूसरा हाथ सर के पीछे कर अपने होठ अंशु के होठों पे रखते हुआ बहुत एग्रेसिवली चूमने लगता है। निखिल अंशु को किस करते हुए उस लड़के की तरफ देख जैसी कह रहा हो, ये सिर्फ मेरी है। निखिल को जब महसूस होता है कि अब अंशु की सांसें उखड़ने लगी हैं तो उससे छोड़ देता है। निखिल को छोड़े अभी 2 मिनट भी हुए होते हैं कि वो दोबारा अंशु को चूमने लगता है, पर इस बार बहुत आराम से अपनी किस को इंटेंस करते हुए वो अपनी आंखों को बंद कर देता है। कुछ देर बाद वो अंशु को छोड़ते हुए उसके होठों को बेदर्दी से काट उसका सिर अपनी सीन पर रख अंशु को अपनी बाहों में ले लेता है। वो अंशु का गालों को लाल देख सेटिस्फाइड हुआ, फिर
निखिल अपनी डेविल स्माइल के साथ उसके सामने खड़े लड़के को देखते हुए बोला, तुम कौन हो? इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये सिर्फ और सिर्फ मेरी निखिल सिंह की है। शी इज माई लेडी, गेट दैट। वही अंशु निखिल के अचानक से किए किस से बहुत हैरान थी। कुछ देर पहले अंशु का बड़े भाई कुणाल, जो अमन का बेस्ट फ्रेंड है, वो दोनों आज ही अपनी स्टडी कंप्लीट कर ऑस्ट्रेलिया से आए थे। अंशु मीरा के घर ले लिया, बस निकल ही रही थी कि वह घर के बाहर कुणाल से जा टकराई। जब उसने देखा कि उसका भाई है तो वह खुशी से गले जा मिली, तभी निखिल वहां आ गया। प्रेजेंट कुणाल को निखिल की हरकतें पर गुस्सा और बहुत हंसी भी आ रही थी। वो बोला, अंशु लगता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड कुछ ज्यादा ही पजेसिव है। अंशु इतना सुन बिना कुछ बोले खुद को निखिल से छोड़ा घर के अंदर भाग जाती है। अंशु को शर्माकर से भागता देख निखिल स्माइल करता है। कुणाल ये सब देख अंदर जाने लगता है। तभी निखिल बोला, तुम कहाँ चले? कुणाल निखिल की बात काटते हुए बोला, बड़ा भाई हूं मैं अंशु का, क्या अब मैं अपने घर में जा सकता हूं अगर आपकी इजाजत हो? निखिल इतना सुन जैसी जाम सा गया, वो हकलाते हुए बोला, बाबा बड़े भाई आप कुणाल गुप्ता हो? कुणाल निखिल को अजीब भरी नजरों से देखता हुआ बोला, कोई शक? निखिल, ना ना नहीं भाई, मुझे क्या शक होगा? वो जल्दी जल्दी बोला, अच्छा लगा आपसे मिलकर, मुझे अंशु से कुछ काम है। इतना बोला वो अंशु के कमरे की तरफ भाग गया। कुणाल को यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह है अंशु की पसंद। वो सोचते हुआ घर के अंदर चला गया। वही अंशु अभी अपने रूम में आई ही थी कि पीछे से निखिल आया और रूम का दरवाजा बंद कर बोला, लगता है आज का दिन ही खराब है। वो इतना बोला ही था कि अंशु उसका सामने आ खड़ी हुई और बोली, अच्छा तो तुम्हारा दिन खराब है? मेरी बिना परमिशन के किस करने के बाद तुम्हारा दिन खराब हो गया? नहीं ही तुम इससे आगे निखिल कुछ बोल पाता। अंशु अपने पंजों पर खड़ी हुई और निखिल को किस करने लगी। अब इस बार हैरान होने की बारी निखिल की थी। वो तो मानी जैसी वही खड़ा जमसा गया, पर कुछ ही देर में खुद को संभाल अंशु और अपनी पोजीशन चेंज कर दे। अब अंशु दरवाजा से टीक कर खड़ी थी और निखिल अंशु के सामने। कुछ देर बाद निखिल उससे अलग हुआ तो अंशु गहरी गहरी सांसें लेने लगी। अंशु का चेहरा एकदम लाल हो गया था, मानो बदन का सारा खून चेहरे पे आ गया हो। निखिल उसे ऐसे ही बोला, आई लव यू अंशु दिल, आई लव यू मेरी जैंगल बिल्ली, कोल्ड स्वेट स्माइल दिल। चैप्टर 16 रोहन की डेट। निखिल अंशु का चेहरा अपने हाथों में लेते हुआ बोला, देखो मेरी जंगली बिल्ली, मैं नहीं चाहता कि तुम जल्दीबाजी में मुझे कुछ भी जवाब दो। मैं तुम्हें अपनी लाइफ में चाहता हूँ, हमेशा के लिए। मैं अपनी हर दिन तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। तुम समय लो, पर मुझे जवाब है में ही चाहिए, मुझे ना नहीं सुनना। अगर तुमने ना कहा तो मैं जबरदस्ती अपने साथ उठा ले जाऊंगा तुम्हें, इसलिए याद रहना मुझे है में ही जवाब चाहिए। इतना बोल वो अंशु के माथे को प्यार से चूमा और अंशु को सोचने के लिए छोड़ निखिल वहां से चला गया। अंशु हैरान थी, उसका दिल इतना तेज धड़क रहा था मानो अभी ही बाहर आ जाएगा। आज निखिल की बातों को सुन खुश और हैरान थी। जब भी दोनों मिले थे हमेशा लड़े ही था, पर आज निखिल ने अंशु को प्रॉप्स ही नहीं बल्कि उनके बीच 3 बार किस भी हुई। अंशु को अपनी और निखिल की किस याद आई तो उसके हाथ अपने आप ही उसके होठों पे आ गए। वो अभी भी निखिल के नर्म होठों को महसूस कर शर्मा गई। इधर निखिल का भी ऐसा ही कुछ हाल था। बाहर जाते हुए रीना जी ने निखिल को रोकना चाहा, पर वो जरूर काम का कहे बाहर निकल गया। वही रोहन और सीता दादी माँ भी रुद्र से मिलकर निकल गए थे। रोहन अभी ड्राइव कर रहा था, तभी दादी माँ का फोन बजा। दादी माँ कॉलर आईडी देख वह रोहन से तरफ नाराजगी भरी आवाज में बोली, अब क्या बोलूं मैं सरिता जी से, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने मुझे पहले ही बता दिया होता कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो मैं तुम्हारे लिए डेट नहीं ढूंढती। वो गुस्से से अपना फोन रोहन को थमाते हुए बोली, अब करो इनसे बात। रोहन बिना कुछ ज्यादा सोचा फोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज किसकी प्यारी सी आवाज आई, दादी माँ मैं सौम्या। एक्चुअली दादी माँ वो मैं ये सोच रही थी कि आपसे रोहन के बारे में कुछ जान लूं, ताकि वो इतना ही बोल पाई थी कि रोहन ने अपनी कड़क आवाज में बोला, कोई जरूरत नहीं है, मेरी पहला से ही गर्लफ्रेंड है मिस। इतना बोल बिना दूसरी तरह की आवाज सुने फोन कटकर दादी को फोन पकड़ा दिया। दादी माँ को पता था रोहन कुछ ऐसा करेगा कि तभी दोबारा से सरिता जी का कॉल आया। इस बार दादी माँ ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से बेचैन भरी आवाज आई, रोहन क्या ये आप ही हैं? देखिए आप ऐसा मजाक ना करें प्लीज। तभी दादी माँ बोली, बेटा सौम्या आप कैसी हो?
दादी माँ ने सौम्या की बात को पूरी तरफ इग्नोर कर दिया। सौम्या, मैं ठीक हूँ दादी। दादी माँ, इससे पहले रोहन ने कॉल पिक किया था। रोहन बोले रहे थे कि उनकी गर्लफ्रेंड है, क्या सच? वह सच बोल रहे थे। दादी माँ, आई एम सॉरी बेटा, मेरी पोते की सच में गर्लफ्रेंड है और हमें भी आज ही पता चली। अगर हमें पहले से ही पता होता तो हम आपका दिल कभी नहीं दुखाते। सौम्या, कोई बात नहीं दादी, आपको गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। दादी माँ बोली, अच्छा चलो, आज आप अपनी दादी का साथ डिनर पर हमारे घर आए, इससे हमें भी अच्छा माफी भी मांग पाएंगे। फिर आप आ रही, हमें आपका आज रात इंतजार रहेगा। सौम्या, जी बिल्कुल दादी, हम जरूर आएंगे। इतना बोल सौम्या ने फोन कट कर दिया। फोन कट करते ही सौम्या सेगल का गुस्सा फूट पड़ा। वो गुस्से से विफरते हुए बोली, डिनर और माफी माय फुट। सौम्या के गुस्से को देख सरिता जी बोली, क्या हुआ, इस तरह गुस्सा क्यों कर रही हो? अब कुछ बताओगे भी या फिर इसी तरह चिल्लाती रहोगी? सौम्या, वो रोहन उसकी कोई गर्लफ्रेंड है और उसे अब मेरे साथ डेट पर नहीं जाना। मुझे कितनी मेहनत लगी थी उसकी दादी के सामने अपनी अच्छी इमेज बनाने में और अब सब मिट्टी हो गया। क्या ही फायदा हुआ मुझे अपनी अच्छी और भोली भाली इमेज बनाने का? सरिता, क्या रोहन की गर्लफ्रेंड? ये कब हुआ और है कौन है इसकी गर्लफ्रेंड? अगर इसकी गर्लफ्रेंड थी तो आज तक कभी सीता ने मुझे क्यों नहीं बताया? सौम्या, क्योंकि उन्हें भी आज ही पता चला है। उन्होंने गिल्टी फील हो रहा था तो उन्होंने हमें आज डिनर पर अपने घर बुलाया है। सरिता जी, तभी चलो, कोई नहीं, हम आज डिनर पर चलते हैं और देखते हैं कि बात क्या है। इसी बहाने हमें रोहन की गर्लफ्रेंड के बारे में भी पता भी लगा ही लेंगे। वैसे भी तुम्हारे चांसेस हैं वह अभी उसकी गर्लफ्रेंड ही है, उसकी कोई पत्नी नहीं। तो उदास होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जैसा कर रही हो वैसा करती रहो। सौम्या, जो अभी बहुत उदास हो गई थी, उससे अपनी दादी की बात सुन एक उम्मीद से जाग उठी। वह बोली, हाँ दादी, आप सही बोल रहे हो, मुझे वैसा ही करना चाहिए जैसा मैं कर रही हूँ। थैंक यू दादी, अब मैं चलती हूँ, आप भी रात को तैयार हो जाना, हमें राय मेंशन जाना है। इतना बोल वह उठी और घर से बाहर चली गई। इधर रोहन और दादी माँ रायन मेंशन पहुंच गए थे। दादी माँ उतरते हुए बोली, तुम्हें भी आज डिनर पर रहना होगा, तुम्हारी वजह से मुझे उनको सॉरी बोलना पड़ा। अगर तुमने मुझे पहले ही बता दिया होता कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो मुझे तुम्हारे लिए किसी डेट को फिक्स नहीं करना पड़ता, इसलिए आज तुम्हें मेरे साथ डिनर पर रहना होगा। तुम अभी के अभी चल रहे हो मेरे साथ? रोहन बोला, अभी मुझे कहीं जाना है, आप घर में जाए, मैं शाम तक आपको घर पर ही मिलूंगा। इतना बोल वह से निकल गया। चैप्टर 17, रोहन का शैतानी रूप। कुछ ही देर में रोहन की कार शहर के बाहर एक घर के पास रुकी। वह घर काफी पुराना और किसी डरावने खंडहर जैसा लगा था। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई जंग लड़ी हो। आसपास खून मारे हुए पंछी, सूखे पत्ते, सब कुछ काफी डरावना लगा रहा था। वहाँ कोई नहीं था थी तो सब घनघोर शांति। उस शांति में भी डर का ऐसा मोहाल था जिसे देख कोई भी डर जाए। उसी वक्त उस डरावनी शांति को तोड़ते हुए किसी के चलने से पत्तों की चरचराहट की आवाज आई। उस आवाज में इतना शोर था कि उस जगह को और डरावनी बना रहा था। अगर कोई कमजोर दिल वाला वहां होता तो अब तक उसका दिल हलक तक आ गया होता। वह आदमी चलता हुआ सीधा रोहन की कार में जा बैठा। वह रोहन को मास्क पकड़ते हुए बोला, जैसे आपने कहा था बॉस, सब वैसा ही किया है, अब आप चल सकते हैं। वह आदमी रोहन के सारे काले धंधों का देख रेख करता था और रोहन का सबसे खास आदमी कृपान था। 26 साल का था और रोहन के साथ पिछले 6 सालों से के सभी धंधों को देखता था। इतना सुन रोहन उस आदमी के हाथ में मैक्स देख बोला, इसकी जरूरत नहीं है, वह मुझे जानता है और मुझे उसके सामने अपने आप को छुपाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इतना बोल वह बाहर निकला और उस खंडहर बने घर के अंदर चला गया। वह घर अंदर से बिल्कुल आलीशान, सब कुछ साफ और पर हर जगह काले रंग से सना हुआ, देखने में बहुत डरावना। रोहन सीधा बेसमेंट की तरफ गया और एक रूम का दरवाजा खोला। उस रूम में एक आदमी जो अधमरा, उसके दोनों हाथ जंजीरों से बंधे हुए हवा में लहरा रहा था। उसके बदन पर कपड़े जो कि उसे पीटने से फट गए थे और खून से सने हुए लग रहे थे। उसके चेहरे पर एक खरोच के निशान जो उसे बहुत डरावना बना रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे कितना ही टॉर्चर किया गया हो, वह अभी होश में नहीं था। रोहन सामने एक कुर्सी पर बैठा और बोला, जो अब पहले से और भी कड़क और किसी शैतान की आवाज लग रही थी। उसकी आवाज में ऐसा डरावनापन था जो किसी के भी रूह को कंपा जाए। इससे होश में लाओ अभी के अभी।
रोहन के इतना बोलते ही वहां खड़े दो आदमियों ने उस आदमी को एकदम से छोड़ा और वह आदमी नीचे बने तब के पानी में जा गिरा। पानी किसी बर्फ की तरह ठंडा। वह आदमी उस पानी में गिरते ही अपने होश में कुछ बोलने को चाहा पर उसकी जुबान से बस ठंड से ठिठुरने वजह से आह निकली। उसने अपने सामने रोहन को देखा तो डर उसकी आंखों में ही नहीं बल्कि पूरा शरीर डर से कांपने लगा। उसे साफ देखकर पता चल रहा था कि सामने बैठे रोहन से वह बहुत डरा हुआ है। रोहन अब तक एक शैतान की तरह बैठा था। उसके चेहरे पर ना ही कोई एक्सप्रेशन थे ना ही कोई रहम था, तो बस एक भयानक लुक जैसे कोई शैतान उसके अंदर घुस गया हो। वह वैसे ही बैठा बोला, तुम्हें क्या लगा था जॉन्स, तुम मुझे दोबारा धोखा दोगे और मेरे ही दोस्त को मारने की कोशिश करोगे और मुझे पता ही नहीं चलेगा। वैसे तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। ये तुम्हारा दूसरी बार था पर अब ये तुम्हारा आखिरी बार होगा। आदमी कोई और नहीं बल्कि मिस्टर जॉन्स है, जिसने लंदन में निखिल को मारने की कोशिश की थी। जॉन्स उसकी बात सुनकर बोला, तुम मुझे मार सकते हो पर प्लीज मुझे इस तरह तड़पाओ नहीं, मुझे इस तरह तड़प कर नहीं मरना। क्या सोचा था मैं ये सब तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाते हुए कहूंगा? तुम्हें जो करना है करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें मुझे कितना भी टॉर्चर करना है कर सकते हो, मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं गिड़गिड़ाऊंगा। हाँ, मैंने तुम्हें धोखा दिया है और मैंने तुम्हारे दोस्त को मारने की कोशिश की। मैं तुम्हें तुम्हारी जगह दिखाना चाहता था, तुम्हें बताना चाहता था कि मैं लंदन का बादशाह हूं, पर तुमने मुझे मेरी ही जगह से हटा दिया, मेरे ही लोगों को मेरे ही खिलाफ कर दिया। अगर मैं ये कह कि मुझे तुमसे अभी डर नहीं लग रहा है तो ये गलत होगा। मुझे तुमसे डर लग रहा है पर मैं अपने डर पर काबू रखूंगा। तुमसे तो मैं कभी हार नहीं मानूंगा, चाहे मेरी मौत ही क्यों ना हो जाए। रोहन उसे एक डेविल स्माइल देते हुए बोला, ठीक है, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। तुम्हें मारा नहीं जाएगा, तुम्हें टॉर्चर किया जाएगा, इतना टॉर्चर किया जाएगा कि तुम अपनी मौत को तो मांगोगे पर मिलेगी नहीं, जिंदा रहोगे यही जब तक मैं ना चाहूं। और अपने लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हुए बोला, अपने मेहमान की ख्वाहिश पूरी करो पर मरना नहीं चाहिए। इतना बोल वह खड़ा हुआ और जाने लगा। उसके जाते हुए भी पीछे मिस्टर जॉन्स के दर्द से तड़पने की आवाज भी आने लगी। रोहन वहां से निकल गया और कृपान से बोला, पावन शर्मा के काम का क्या हुआ? कृपान, जल्दी हो जाएगा बॉस, बस 2 दिन और। रोहन हामी में सर हिलाकर अपने कार में बैठ जाता है। वहीं राय मैंशन में दादी माँ और माही ड्राइंग रूम में बैठे रोहन और सौम्या उसकी दादी सरिता जी का वेट कर रही थी। तभी घर के बाहर से रुद्र जी की आवाज आई, माँ हम आ गए। रुद्र जी साथ मीरा, अनिकेत, अमन और सुनीता जी सभी अंदर आए। दादी माँ खुशी से बोली, आ गया मेरा बेटा। पर वही माही तो सबको देख हैरान, स्पेशली अनिकेत को देख। चैप्टर 18 माही और अनिकेत। और वही अनिकेत अपनी भौं चढ़ाए घूरकर माही को देखने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो माही से ऐसा मिलेगा। वही माही आपने आप को शांति रख, अनिकेत को इग्नोर करते हुए दादी से बोली, दादी ये सब कौन है? आपने तो कहा था सरिता दादी और सौम्या आने वाली हैं, तो ये सब। तभी दादी बोली, बेटा बेटा ये तुम्हारी भाभी के परिवार वाले हैं और तुम्हारे पापा के बचपन के दोस्त रुद्र हैं, जो तुम्हारी भाभी के पापा है और हमारे बेटे जैसे जैसे नहीं, हमारे बेटे ही है ये। और बात रही सौम्या और सुनीता जी की, तो मैंने उनको यहाँ पर अपनी पोता बहू से मिलवाने के लिए बुलाया है। वह दोनों अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं ना, बहुत दिनों से मेरी चापलूसी करते फिर रहे थी, जैसे मुझे बेवकूफ़ समझा हुआ है, जैसे मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। वह दोनों अचानक से मेरे साथ इतना क्लोज कैसे होने लगी? खैर छोड़ो उन दोनों का, चलो मैं तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ। इतना बोल वह सबसे माही को मिलवाने लगी। जब वे अनिकेत से मिलवा रही थी तब अनिकेत की नजरें सिर्फ माही पर टिकी थी, पर माही जो इधर उधर देख अनिकेत को इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। ये सब ने देखा कि अनिकेत किस तरीके से माही घूरे जा रहा है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह माही को काफी समय से जानता है और शायद माही से चिढ़ा हुआ भी है, पर किसी ने भी ये पूछने की कोशिश नहीं की। दादी की तो नजरें सिर्फ माही पर थी, वह माही की तरफ देख रही थी। वह समझने की कोशिश कर रही थी कि उनकी पोती जो बहुत ही नटखट है, उसने ऐसा क्या कर दिया अनिकेत के साथ जो अनिकेत माही को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा है। कब मिली वह अनिकेत से? इस समय वह अनिकेत के साथ इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है? अगर वह पहले से उसे जानती है, वह पूछना तो चाहती थी पर कुछ सोच है रुक गई। सभी लोग वही ड्राइंग रूम में बैठकर बातें करने लगे। दादी माँ ने मीरा को अपने साइड में बिठाया और दूसरी साइड में सुनीता जी को।
रुद्र जी जब दूसरे सोफे पर बैठने लगे तो दादी माँ ने रुद्र जी को डांटते हुए बोला, नालायक लड़के, मैंने तुम्हें अभी माफ नहीं किया है, तुम्हें तुम्हारी पनिशमेंट मिलेगी और तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम मेरी पास जमीन पर बैठोगे। रुद्र जी का तो दादी माँ की बात सुन मुंह बन गया। वो किसी छोटे बच्चे की तरफ लगा रहे थे जैसे किसी ने उनसे उनकी चॉकलेट ले ली हो। वह दादी को अपनी नाराजगी भरी आंखों से दादी को देखने लगे। वह कुछ बोलना तो चाहते थे पर अपनी इज्जत लिए चुप रहे और चुपचाप जाके दादी के पैरों के पास नीचे जमीन पर बैठ गए और अपना सर उनकी गोद में रख लिया। फिर बोले, अब ठीक है ना, मैं आपको जमीन पर बैठ अच्छा लग रहा हूं ना। इस समय रुद्र की हरकतें किसी छोटे से बच्चे की तरह थी जो अपनी माँ के दिए पनिशमेंट से रूठ गया हो और उनके गोद में अपना सर रख उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा हो। ये देखकर सब बहुत ही अच्छा लग रहा था। कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वह अपनी माँ के लिए वही छोटा सा नन्हा सा बच्चा ही रहता है। सब इसे देखकर खुश भी हो रहे थे। सबको रुद्र जी की हरकतों पर हंसी भी आ रही थी पर सभी अपनी हंसी दबाए बैठे थे। सभी लोग खुश थे पर वही यह चहल पहल देख माही को बहुत अच्छा लग रहा था। वह अपने घर में इतने लोगों को देखकर बहुत बहुत खुश थी। पहले ये घर घर कहाँ था, ये घर किसी सुनसान वीरान जगह से कम नहीं लगता था। कहने को तो इस घर में लोग रह रहे थे। इस तरह की खुशी और चहल पहल जो अभी यहाँ थी वह कभी थी ही नहीं। ये खुशी, ये परिवार का प्यार, ये शोर कभी नहीं था। माही के ये सोचकर आंखें नम हो गए। शायद अगर उसके डैड मॉम भाई यहाँ होते तो अभी वह लोग भी इतने ही खुशी से रहते और यह घर असल में एक घर कहलाने लायक होता। वो जानती थी अभी उसकी माँ जिंदा है और उसके पिता जहाँ कहीं पर भी होंगे जिंदा ही होंगे। वह बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रही थी जिस दिन वे लोग वापस आएंगे। उससे अभी भी उम्मीद थी कि लेट ही सही पर एक दिन जरूर उसका भी परिवार पूरा होगा। सभी अपनी बातों में मग्न थे। किसको एहसास ही नहीं हुआ कि बाहर किसी के कार रुकने की आवाज आए। उस कार से कोई दो लोग उतरे, सरिता और सौम्या आगे। सौम्या अपनी धीमी कदमों से सरिता के पीछे पीछे चल रही थी। इन्हें कोई भी देखता तो यही सोचता कि सौम्या अपनी दादी को बहुत इज्जत देती है। उन दोनों को अंदर से हंसने और बातें करने की आवाज आ रही थी। उन दोनों को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि जब भी वो दोनों आए थे ये मेंशन हमेशा शांत ही था। कभी तो ऐसा लगता थी कि यह कोई रहता ही नहीं है, पर आज कुछ तो अलग था। ये सोचते हुए दोनों ड्राइंग रूम पर पहुंच गए। जब उन्होंने ड्राइंग रूम में लोगों को बैठा बातें करते देखा तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब है कौन। कोई काफी देर से कोई उन सभी को देख रहा था। सभी अपनी ही बातों में लगे हुए थे। किसी की भी नजर सामने आए सरिता जी पर पड़ी ही नहीं, पर कोई और भी था जिसकी आंखों में कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे, पर उसकी नजर बस दादी के पास बैठी मीरा पर थी। चैप्टर 19 फर्स्ट मीटिंग विद सौम्या। वो आदमी माही के रूम के बाहर काफी देर से खड़ा सब देख रहा था। उसकी हाइट लगभग 59, आंखों भूरी जिसमें किसी भी तरफ के कोई भी एक्सप्रेशन मौजूद नहीं थे, पर अभी भी उसकी आंखें मीरा पर थी। उससे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरी सोच में हो। वही सौम्या और सरिता जी को आए काफी समय हो गया था, पर अभी भी किसी ने अपनी नजरें उठकर उन्हें देखना जरूरी नहीं समझा। सब अपनी ही बातों में लगाए रहे। उन दोनों को अब बहुत गुस्सा आ रहा था, खास करके सौम्या को जो मीरा को अब अजीब नजरों से देखने लगी, जो दादी के बहुत करीब लग रही थी और दादी भी उससे बहुत प्यार से बात करी थी। उन्होंने देख सौम्या बोली, इतने प्यार से तो कभी मुझे इससे भी बात नहीं की, और ये लड़की है कौन? सौम्या अपने गुस्से भरी आवाज में अपनी दादी से बोली, लगता है अब मुझे ही हमारी प्रेजेंस इन्हें खुद ही महसूस कर आनी पड़ेगी। अब मेरे बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। बस एक बार मेरी रोहन से शादी हो जाए फिर मैं सबसे अपनी बेइज्जती का बदला लूंगी। सरिता सौम्या का हाथ पकड़ते हुए बोली, शांत, बिल्कुल शांत रहिए। जैसा पहले बिहेव करे रही थी वैसे ही बिहेव करो, बाकी की चिंता छोड़ो, मैं सब देखती हूँ। इतना बोल वह अपने कदम बढ़ाए सीता दादी की तरफ चल पड़ी। वह चलते हुए बोली, सीता हम आ गए, देखो हमारी पोती तुम्हारे लिए कितने गिफ्ट लेकर आई है। उसने खुद आज जाकर तुम्हारे लिए ये सब शॉपिंग करी। इसने तो आज तक मेरे लिए भी इतनी शॉपिंग नहीं की। मुझे तुमसे अब जलन होने लगी है। तुमने तो मेरी पोती को भी अपने जाल में फंसा लिया है। ऐसा कौन सा जादू चलाती हो, जरा हमें भी तो सिखाएं आप। और आपका पोता कहाँ है? आपने तो बोला था आज आपका पोता रोहन भी रहेगा आपके साथ। जो लोग अभी तक अपनी बातों में मगन थे, किसी के अचानक से बोलने से उन सभी का ध्यान उस तरफ चला गया जहां से आवाज आई थी।
सीता दादी वह मन में ही बोली, काश मैंने इन दोनों चालाक औरतों को नहीं बुलाया होता, पता नहीं क्यों ये दोनों खलन डालने आ गए। अब चलो बुलाया है तो मिलना ही पड़ेगा, दिखावे के लिए ही सही। सीता दादी अपनी झूठी मुस्कुराहट लिए बोली, अरे आप लोग अभी गए, हमें तो लगा था कि आप दोनों अब आएंगे ही नहीं। चले अब आए हैं तो डिनर भी कर लेते हैं। और रोहन रोहन तो किसी काम से बाहर गया है, उसने कहा था कि वह डिनर के टाइम पर जरूर आ जाएगा। वह माही से बोली, माही बेटा चलो डिनर लगवाओ, सब आ गए हैं तो अब डिनर कर ही लेते हैं, बाकी की बात डिनर टेबल पर ही कर लेंगे। इतना बोल वह उठती, इससे पहले ही सौम्या बोल पड़ी, अरे दादी इतनी भी कोई जल्दी नहीं है, हम रोहन का वेट कर सकते हैं, जब वह आ जाएंगे तब सब एक साथ ही डिनर करेंगे तो अच्छा लगेगा। क्या पता हमारे डिनर के बीच ही अगर रोहन आ गए तो हमें अजीब लगा, हम उनके आने का वेट कर सकते हैं, वह जब तक आते हैं हम तब तक बातें कर लेते हैं। दादी मैं आपके लिए बहुत से गिफ्ट लाई हूँ, देखे तो आपको कैसा लगा। वह इतना बोलते हुए उनके पास आ चुकी थी, वह मीरा के सामने खड़ी थी जैसे कह रही हो कि हटो, वह मेरी जगह है। वह अपनी फेक स्माइल लिया बहुत प्यार से बोली, प्लीज आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, क्या आप दूसरी जगह पर बैठ सकती हो। वो एक्चुअली मुझे डर है कि अगर मैं दूर बैठी तो दादी को मुझे अपने लाएंगे गिफ्ट्स दादी को दिखाने हैं, दिक्कत ना हो। ये सब बोलते समय वह एक मासूम प्यारी और बहुत भोली सी लड़की लग रही थी, जिसके मन में किसी के लिए कोई बुरी भावनाएं बिल्कुल नहीं हो, पर इसके उलट उसके मन में तो मीरा के लिए काफी घटिया बातें चल रही थी। उससे लग रहा था कि मीरा भी उन अमीर परिवारों में से कोई है जो रोहन को पाना चाहती है। फिर उसने रुद्र जी जो दादी के पास जमीन पर बैठे थे उन्हें बैग पकड़ते हुए बोली, क्या आप इन्हें पकड़ सकते हैं प्लीज, और ध्यान से, कुछ सामान काफी महंगे हैं तो जरा ध्यान से। उसने ये सब किसी ऑर्डर देने भरे लहजे में बोला था, पर इसमें भी उसकी आवाज काफी कोमल थी, किसी को भी ऐसा नहीं लगा कि वह उन्हें घृणा भरी नजरों से या घृणा भरी आवाज में बोल रही हो। दादी माँ जो अब तक सौम्या की इन सभी बातों को देखकर उठ चुकी थी, उन्होंने बोला, सौम्या यह मेरा बेटा है, हाँ ये मेरा अपना खून नहीं है पर यह मेरा अपने बेटे जैसा ही है, तो ध्यान से बेटा जी, यह कोई नौकर नहीं है, इनकी पहचान भी कोई आम नहीं है जो एक बार में ही कोई पहचाने, इतनी भी सबकी औकात नहीं। ये तो कई सालों से यहाँ पर नहीं थे और हमसे काफी समय तक मिले भी नहीं थे, तो यह इनकी पनिशमेंट है कि यह अब हर समय मेरे सामने नीचे बैठेंगे जब तक हम चाहे। चले आपको पहले हम इन सभी लोगों से मिलवाते हैं, फिर आपसे बाद में बात करते हैं। वह फिर सबसे एक एक करके मिलवाने लगी। रुद्र जी से मिलवाते हुए बोली, मिले, यह है रुद्र श्रीवास्तव एएम कंपनी के चेयरमैन, और हमारे बगल में बैठी सुनीता श्रीवास्तव रुद्र जी की पत्नी, अनिकेत श्रीवास्तव एएम कंपनी के सीईओ, और अमन श्रीवास्तव हाल फिलहाल में अभी एमबीए कंप्लीट कर ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। बाकी मीरा, ये लड़की जिसको तुम अभी हमारे पास से उठा रही थी, इनका नाम है मीरा श्रीवास्तव, यह इनकी रुद्र जी बेटी है और हमारे रोहन की पसंद, मतलब यह है रोहन की गर्लफ्रेंड और जल्द ही हमारी होने वाली पोता बहू मीरा। वह मीरा के गालों को छूते हुए बोली, बेटा मीरा, मिले आप इनसे, यह है सौम्या सहगल, आपने इनका नाम सुना ही होगा, ये सुपर मॉडल है और रोहन के साथ हमने ही उनकी डेट फिक्स करी थी। हमें माफ करें बेटा, हमें नहीं पता था रोहन आपको डेट कर है, अगर हमें पता होता कि हमारे नालायक पोते की गर्लफ्रेंड भी है तो हमें उनकी डेट कभी भी किसी भी लड़की के साथ उनकी डेट फिक्स नहीं करते, इसमें हमारी गलती नहीं है, तो आप हमसे नाराज नहीं हो सकती। अगर आपको नाराज होना है आपको रोहन से ही नाराज होना चाहिए। दादी जो आपने ही धुन में बोले जा रही थी, उन्हें एहसास ही नहीं था, उन्होंने सौम्या और सरिता जी के एक्सप्रेशंस का भी ख्याल नहीं रहा कि वह दोनों किस तरह से सबको घूर रही है, स्पेशली सरिता जी तो रुद्र जी को अजीब नजरों से घूर रही थी। आखिर कौन था वो लड़का जो मीरा को घूर रहा था? ऐसा क्या चला रहा है सरिता और सौम्या के दिमाग में? चैप्टर 20 अरमान का गायब होना। सरिता जी कुछ सोचते हुए बोली, तुम तो रुद्र प्रताप हो, श्रीवास्तव तो नहीं, तुम्हारे पिता तो राम प्रताप है, जहां तक मुझे याद है श्रीवास्तव तो तुम्हारे नाना जी का सरनेम है, तुम अपनी माँ का सरनेम इस्तेमाल करते हो ना कि अपने पिता का। तुमने तो सालों पहले दिल्ली छोड़ दी थी ना, पर तुम अब यहाँ कैसी? क्या तुम्हें पता है तुम्हारे घर छोड़ने के कुछ समय बाद ही तुम्हारे पिता की कंपनी की हालत काफी खराब हो गई और अब तो उनकी कंपनी बंद होने को है।
वैसे कहना तो नहीं चाहूंगी पर उनकी जो अभी हालत है उसके जिम्मेदार तुम्हारे पिता खुद है। उन्होंने जो भी कुछ तुम्हारी माँ के साथ किया वह बहुत गलत था। जो भी कुछ उनके साथ हो रहा है वह बहुत ही अच्छा हो रहा है। साथ ही उनके वो 2 बच्चे बेहद ही नाकारा और बदतमीज है। उसकी माँ वह तो किसी चालबाज औरत से कम नहीं। उसकी भी हालात आजकल ठीक नहीं। हर दिन अपने नाकारा बच्चों के कारनामों को संभालते संभालते थक गए हैं। मुझे उसकी हालात पर तरस आता है। लोग सही कहते हैं, आप जैसा करोगे वैसा पाओगे। अब तो तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन काफी स्टेबल है और अब मुझे लगता है कि तुम्हारा वह बेहुदा बाप तुम्हारे बारे में सब जानता होगा और वह तुमसे मदद लेने तो जरूर आएगा पर सीधे मुंह नहीं बोलेगा। अमन, माही और मीरा इनको छोड़कर सबको सरिता जी की बातें समझ में आए पर इन तीनों को ही कुछ भी समझ में नहीं आया। वह तीनों कभी सरिता जी को तो कभी रुद्र जी को देख रहे थे। वही सीता दादी सरिता की बात सुन अपने आप में ही धीरे से बुदबुदाते हुए बोली, हाँ बोल तो ऐसा रही जैसी खुद तो बहुत भोली भाली औरत हो। इससे भी चालाक औरत कोई होगा, ये खुद तो है ही चालबाज और तो और अपनी को पोती भी अपने जैसी चालबाज बना दिया है। वह अपना मुंह बिगड़ते हुए बहुत धीरे से बोली, बेशर्म चुड़ैल कहीं की। उनके पास बैठी मीरा को सीता दादी की सभी बातें अच्छे से सुनाई दे रही थी। वह तो उनकी बातें सुन जोर जोर से हंसने लगी। सभी की नजरें अब सरिता दादी को छोड़ मीरा को अजीब नजरों से देखने लगे। मीरा को जब एहसास हुआ कि सभी लोगों की नजर उसी पर है तो हुए झेप गई। उसको अभी भी हंसी आ रही थी। वह अपनी हंसी किसी तरह कंट्रोल कर अपना सर झुकाए बैठी रही। सीता दादी मीरा को कोहनी से मारते हुए बोली, बेटा हंसने की जरूरत क्या थी? अगर तुमने सब सुन लिया था तो 2-4 गालियां सुना देती इस औरत को। वैसे भी यह औरत तुम्हारे रोहन को अपने घर का दामाद बनाना चाहती है। वही सौम्य तो सीता दादी के मुंह से मीरा के लिए पोता बहू बोलते सुना तो मानो उसके पूरे जिस्म में आग सी लग गई हो। अगर उसका बस चलता तो वो वही मीरा को जान से मार डालती। वो मीरा अपनी खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो एक ही जगह पे जमी खड़ी रही। किसी ने भी सौम्या के एक्सप्रेशन को नहीं देख क्योंकि सबका ध्यान तो सरिता जी के बातों पर था। सरिता जी ने सौम्या के आंखों में मीरा के लिए गुस्सा देख लिया था। वह बड़ी चालाकी से बोलते हुए सबका ध्यान सौम्या से हटाए खुद सौम्या के पास आ गई। वह सौम्या के बाजू को पकड़ धीरे से उसके कान में बोली, क्या कर रही हो तुम? इस तरह से मीरा को घूरना बंद करो। अभी के लिए फिलहाल थोड़ी उदासी लाओ अपने चेहरे पर। सबको ये लगना चाहिए कि तुम्हारा काफी बुरी तरह से टूट गया है। अब की आगे क्या करना है वह बातें घर पे चलकर सोचते हैं। वो इतना धीरे से बोली कि किसको भी कुछ भी सुनाई नहीं दिया। वही ये सब बोल धीरे से सौम्या से अलग हुई और रुद्र जी के बगल में बैठ गई और सौम्या को भी अपने पास बैठने को बोला। सौम्या अपनी दादी की बात मानकर अपने गुस्से भरे एक्सप्रेशन को एकदम से उदासी भरे एक्सप्रेशन में चेंज कर ली। उसने ये सब इतनी तेजी से किया कि अगर किसी का ध्यान भी गया हो तो वह भी समझ नहीं पाएगा। कोई गिरगिट को भी अपना रंग बदलने में थोड़ा समय तो लगता है पर यह तो किसी गिरगिट से भी ज्यादा तेज निकली। तभी दादी ने बातों को बदलते हुए बोला, वह सब बहुत पुरानी बात है। अब हमें उन पुरानी बातों को बीच में लाने का कोई फायदा नहीं। जो हो गया सो हो गया, अब उसे बदला नहीं जा सकता। अब जो है जो चल रहा है इसे ही अच्छा करते हैं। सब लोग सीता दादी की बात सुन आराम से बैठ उस अजीब माहौल जो अभी कुछ समय पहले सरिता दादी के बातों से बन गया था उसको दूर करते हुए एक दूसरे से फिर से बातें करना लगे। वही रोहन ड्राइव कर रहा था तभी उसका फोन बजा। उसने कलर आईडी पर अपने सेक्रेटरी का कॉल देख पिक किया। कॉल पिक होते ही अरुण दूरी दूसरी तरफ से बोला, सर जैसी ही मैं यहाँ पहुंचा तो मुझे यहाँ पर मैम के अलावा आपका भाई अरमान कहीं पर नहीं मिला। मैंने पूरा विला 2 बार चेक कर लिया पर मुझे यहाँ पर अरमान सर कहीं नहीं दिखे। मैंने सभी सिक्योरिटी गार्ड से भी पूछा, उनसे सभी यही कहना है कि सर आज दिन में लंच के बाद से ही अपने रूम से नहीं निकले। रोहन इतना सुनते ही बोला, अच्छा ठीक है मैं देखता हूं जब तक तुम वही विला में रहो। रोहन के इतना बोलते ही उसने फोन कट करा और अपनी कार की स्पीड तेज करते हुए रायमेन विला पहुंच गया। वो कार से बाहर आते ही सीधा अपने तेज कदमों से बिना किसी के नोटिस में आए वो माही के रूम की तरफ चला गया। इधर सभी अभी भी बातें ही कर रहे थे। रोहन को आते मीरा ने देख लिया था पर वो कुछ नहीं बोली। रोहन की भी नजरें भी मीरा से मिली तो रोहन ने अपनी उंगली होठों पे रख चुप रहने का इशारा कर चला गया पर जाते हुए भी उसकी नजर मीरा पर ही थी। वही माही के रूम में अरमान ने जब से मीरा को देखा था तब से वह पता नहीं किस गहरी सोच में था। उसे पता ही नहीं चला कब रोहन उसके सामने आ गया। एक पल तो अरमान
रोहन को देख एक सपना से लगा, पर जैसे ही उसने दोबारा झटके से देख तो वो लड़खड़ा सा गया, पर उसने रोहन की शर्ट पकड़ ली जिससे वो नीचे गिरने से बच गया, पर इसमें रोहन के शर्ट के पहले 2 बटन टूट गए। उसकी मस्क्यूलर चेस्ट दिखने लगी। अरमान सीधा खड़ा होते हुए बोला, क्या यार भाई, आप सच में कोई भूत है क्या? आपको अपने छोटे भाई को डरने में क्या मजा आया? मेरी तो सांस ही अटक गई। ओ गॉड प्लीज हेल्प मी। रोहन अरमान की नौटंकी काफी देर से देख रहा था, अब उससे रहा नहीं गया। उसने बोला, अरमान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मैंने मना किया था। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें। लाइक और शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।